नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत कुमार झा आप सबका अपने YouTube चैनल PM स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पॉलिटी के तहत मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा था। आज से हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको संक्षेप में हम लोग DPSP के नाम से भी जानते हैं। आइए दोस्तों, पहले देखते हैं कि ये राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत होते क्या हैं। जैसा कि दोस्तों हम नाम से ही स्पष्ट है, निदेशक यानी ये सरकार को निर्देश देते हैं। निर्देश नहीं, निर्देश और निर्देश दोनों में थोड़ा अंतर है। निर्देश देते हैं कि आप इस तरह के नियमों को अपनी योजना में लागू करिए ताकि भारत एक कल्याणकारी राज्य बन सके। यानी भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए सरकारों से कहा गया कि आप इन नीति निदेशक सिद्धांतों को अपने योजना में क्रियान्वित करें। नीति निदेशक सिद्धांत भारत के संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में उल्लेखित है। यानी भारतीय संविधान के जो भाग 4 हैं उसमें जो 36 से 51 तक के आर्टिकल आते हैं उसमें किसका उल्लेख किया गया है, तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का। दोस्तों, यहाँ राज्य से मतलब है सरकार का। ऐसा नहीं कि राज्य से भारतीय राज्य है उसका मतलब नहीं है, यहाँ पर राज्य से मतलब है सरकार का। तो जब भी हम इस निदेशक सिद्धांतों में राज्य की बात करेंगे इसका मतलब है कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। यानी सरकार के नियमों के, योजनाओं के बारे में बात करेंगे। अब है दोस्तों कि इसे कहाँ से लिया गया, तो इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया। यानी भारतीय जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं वो आयरलैंड के संविधान से गृहीत किया गया है। ठीक है। अब इसके पीछे एक पृष्ठभूमि है कि ये किस प्रकार भारतीय संविधान में आया। तो इसके लिए संस्तुति की किसने, BN राव ने। ये BN राव कौन थे, तो संविधान सभा के सलाहकार थे। ये BN राव संविधान सभा के सलाहकार थे। इन्होंने संस्तुति की संविधान सभा के समक्ष कि मौलिक अधिकार 2 तरह के होने चाहिए। क्या होने चाहिए, मौलिक अधिकार 2 तरह के। कौन कौन से, तो एक होना चाहिए न्यायोचित, एक होना चाहिए न्यायोचित और एक होना चाहिए गैर न्यायोचित। अब यहाँ आप में से कई के मन में आता होगा कि ये न्यायोचित और गैर न्यायोचित क्या होते हैं, तो पहले इसको ही हम देख लेते हैं। न्यायोचित वे अधिकार होते हैं जिसका हनन होने या अधिकार के कम होने या फिर लागू न होने की स्थिति में हम न्यायालय में उसके विरुद्ध मुकदमा कर सकते हैं। जैसा कि हमने मौलिक अधिकार में देखा था कि आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया था। इसके तहत हमें क्या अधिकार मिला था कि यदि मौलिक अधिकार का हनन हो या उसको कम किया जाए या उसको लागू न किया जाए, ऐसी स्थिति में हम सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 32 तथा उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 के तहत मुकदमा दायर कर सकते थे। तो इस तरह के अधिकार को क्या कहा जाता है, न्यायोचित। और गैर न्यायोचित क्या होता है, तो ऐसे अधिकार जिसके मिलने या न मिलने या उसके हनन होने की स्थिति में हम न्यायालय में मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं। यानी इसके खिलाफ हम कोई भी कानूनी कदम नहीं उठा सकते हैं, उसको कहा गया गैर न्यायोचित। तो नीति निदेशक सिद्धांत की प्रकृति कैसी है, गैर न्यायोचित है। ठीक है। तो BN राव ने इस तरह के 2 अधिकार को लागू करने की सिफारिश की। प्रारूप समिति ने इनकी इस संस्तुति को मान लिया और 2 तरह के अधिकारों का भारतीय संविधान में व्यवस्था की। एक जो है वो मौलिक अधिकार है जिसको कि हम भाग 3 के तहत पढ़ते हैं और पिछले कुछ वीडियो में हमने पढ़ा भी है। और दूसरे जो है वो क्या है, नीति निदेशक सिद्धांत है, जिसके बारे में अब पढ़ेंगे। और इसका उल्लेख कब किया गया, भाग 4 में किया गया और आर्टिकल 36 से 51 के बीच में किया गया। तो इस नीति निदेशक सिद्धांत की संस्तुति किसने की,
तो संवैधानिक सलाहकार जो थे संविधान सभा के BN राव, इन्होंने की थी। इस सिद्धांत के बारे में अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर का कहना था कि कोई भी सरकार आए और उसके किसी भी मंत्रालय के जो मंत्री होंगे वो कोई भी कानून बनाते समय इस सिद्धांतों का अवहेलना नहीं कर सकते हैं, यानी इस सिद्धांतों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। हमेशा उनके दिमाग में ये बात होना चाहिए कि जब भी हम किसी योजना को लागू करेंगे तो नीति निदेशक सिद्धांत को ध्यान में अवश्य रखा जाए। ठीक है दोस्तों, अब है नीति निदेशक सिद्धांत में 3 तरह के दर्शन देखने को मिलते हैं। दर्शन यानी कि विचारधारा, 3 तरह की विचारधारा हमको देखने को मिलती है। कौन कौन सी? तो एक समाजवादी विचारधारा, यानी समाज में सभी लोगों को समान समझा जाए, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाए। तो कैसे समझेंगे कि हमारे नीति निदेशक सिद्धांत में समाजवादी व्यवस्था है? तो आप देखेंगे कि हमारे नीति निदेशक सिद्धांत में व्यवस्था की गई है कि राज्य जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को प्रतिष्ठापित करेगी। समान काम के लिए समान वेतन, यानी महिला हो या पुरुष हो, अगर समान काम करेंगे तो उनके लिए समान वेतन की व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त जो काम करेंगे उनके काम के लिए न्यायोचित और उचित जो उनकी मनोदशा है उसके आधार पर उन्हें परिस्थिति उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, उसके बाद है गांधीवादी दर्शन। गांधीवादी विचारधारा क्या है? तो गांधीवादी विचारधारा वह विचारधारा है जिसे गांधी जी ने अपने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिया था। जैसे कि हम देखेंगे अनुसूचित जाति जनजाति का भेदभाव समाप्त करना, इसके अलावा जो नशीली पदार्थ हैं या नशीली दवाइयां हैं उसको प्रतिबंधित करना, इसके अलावा जो दुधारू पशु हैं उनकी बलि पर रोक लगाना, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना, ये सब क्या है? तो गांधीवादी दर्शन है। उसके बाद है उदार बौद्धिकता। ये क्या होता है उदार बौद्धिकता? तो ऐसा विचारधारा जिसके लागू होने से सबका समान रूप से विकास हो। इसके अंतर्गत हम क्या सब देखते हैं? तो जैसे देखते हैं समान नागरिक संहिता, वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा, ये सब जो बातें हमें नीति निदेशक सिद्धांत में देखने को मिलती है ये उदार बौद्धिकता के दर्शन को परिलक्षित करती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा क्या है? जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया है कि नीति निदेशक सिद्धांत जो है वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। नीति निदेशक सिद्धांत क्या है? न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। इसके अलावा एक संविधान सभा के सदस्य थे KT शाह। इनका कहना था कि ये जो नीति निदेशक सिद्धांत है ये एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधानुसार अदा की जाएगी। चेक के बारे में दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे। चेक क्या होता है? चेक एक ऐसा व्यवस्था होता है जो ग्राहक अपनी सुविधानुसार बैंक के लिए जारी करता है। लेकिन यहाँ KT शाह का कहना है कि इस क्रम में उल्टा है, यानी ये जो नीति निदेशक सिद्धांत है ये उल्टा है, यानी ये बैंक के सुविधानुसार जारी किया जा सकता है। क्यों कहा ऐसा? तो ऐसा इसलिए कहा कि इसमें व्यवस्था की गई है कि सरकार को जब जरूरी संसाधन उपलब्ध होंगे तब इस तरह के नीति निदेशक सिद्धांत को लागू किया जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर चेक से तात्पर्य है, बैंक से तात्पर्य है किसका? सरकार का। यानी सरकार को जब सुविधा होगा तब वो इस तरह के चेक को अपना इस्तेमाल करेगी। अब आइए इसके कुछ अनुच्छेदों को देखते हैं और उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है आर्टिकल 36 यानी अनुच्छेद 36। इसमें क्या कहा गया? इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है और इसमें जो राज्य की परिभाषा दी गई है वो ठीक वही है जो कि मौलिक अधिकार के तहत राज्य की परिभाषा दी गई है। मैंने पहले ही बताया है कि राज्य से मतलब सरकार होता है, यानी यहाँ पर हम राज्य का मतलब क्या समझेंगे? सरकार समझेंगे। उसके बाद है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में ये जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं इसकी प्रकृति कैसी है उसके बारे में बताया गया है, यानी ये न्यायोचित हैं या नहीं, यानी न्यायालय में प्रवर्तनीय है या नहीं, किस प्रकार से लागू किया जाएगा
इन सब बातों का उल्लेख कब कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 37 में किया गया है। ठीक है। और नीति निदेशक सिद्धांत जो है उसकी शुरुआत कहाँ से है? आर्टिकल 38 से, यानी अनुच्छेद 38 से। ये दोनों तो परिभाषा और प्रकृति को परिलक्षित करती है, जबकि आर्टिकल 38 से इसकी वास्तविक शुरुआत है। अब देखते हैं आर्टिकल 38 में क्या कहा गया। तो आर्टिकल 38 में कहा गया कि राज्य जो है, राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बढ़ाने का उपाय किया जाएगा। यानी राज्य ऐसा उपाय करेगा जिससे कि सामाजिक व्यवस्था बढ़ सके, यानी समाज में भाईचारा बढ़ सके, समाज में भेदभाव मिट सके, असमानता खत्म हो, अस्पृश्यता खत्म हो, इस तरह के तमाम जो दुर्व्यवहार हैं या उस सब को दूर किया जा सके। ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 39 में कहा गया कि राज्य द्वारा जो भी नीति बनाया जाएगा, जो कुछ नीति बनाया जाएगा वो किस प्रकार बनाया जाएगा, इसका अनुसरण जो है वो आर्टिकल 39 के तहत लिखा गया है। जैसे कि हम कुछ बातों को देखते हैं। जैसे पहला है धन का संकेंद्रण रोकना, यानी सरकार इस तरह से नियम बनाएगी जो धन का संकेंद्रण रोक सके, यानी धन कहीं एक जगह एकत्रित ना हो। धन का संकेंद्रण का मतलब है कि धन का किसी एक व्यक्ति या एक जगह केंद्रण होना। तो इस तरह की व्यवस्था अपनाएगी सरकार कि धन का संकेंद्रण रुक सके। उसके बाद है संसाधन का समवितरण, यानी सरकार इस तरह से कानून बनाएंगी कि जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उनका सभी व्यक्तियों में, सभी नागरिकों में समान रूप से वितरण हो। ऐसा नहीं है कि इस वर्ग के लोग को ज़्यादा, उस वर्ग के कम, धनी को ज़्यादा, गरीब को कम, इस तरह से कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। यानी कोई भी संसाधन का वितरण होगा वो समाज के सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से होगा। उसके बाद है समान कार्य के लिए समान वेतन। ये सब आर्टिकल 39 के तहत ही है। समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी राज्य ऐसा कानून बनाएगी कि जिसमें कोई भी एक तरह के काम करे। यानी जैसे कोई शिक्षक है, अगर महिला है और पुरुष है तो दोनों को उसी पद के लिए समान वेतन दिया जाएगा। जैसा कहने का तात्पर्य है कि कोई अगर महिला शिक्षक है और एक पुरुष शिक्षक है तो ऐसा नहीं है कि महिला शिक्षक को 18,000 रुपये दे दीजिए आप और पुरुष शिक्षक को 20,000 दे दीजिए, ऐसा नहीं है। सरकार इसका निषेध करती है, कहती है ये कानून गलत है। अगर पुरुष भी शिक्षक है, महिला भी शिक्षक है तो दोनों समान कार्य कर रही है, तो इसके लिए आपको समान वेतन देना होगा। यानी महिलाओं को भी 20,000 रुपये ही देना होगा उस काम के लिए। ठीक है। तो सरकार क्या व्यवस्था करेगी कि समान कार्य के लिए पुरुष एवं महिलाओं के बीच अंतर नहीं किया जाएगा और उनको समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है। उसका अर्थ है कि बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए, यानी बच्चों का स्वस्थ विकास हो, इसके लिए क्या करेगी? अवसरों को सुरक्षित करेगी। ठीक है। यानी बच्चे देश का भविष्य होते हैं। अगर बच्चे का विकास ही स्वस्थ नहीं होगा, उनका विकास ही सुरक्षित नहीं होगा तो देश का भविष्य सुरक्षित कैसे रहेगा? इन सब विचारों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई कि बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित रखा जाएगा। और ये व्यवस्था कब की गई? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। यानी 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 39 में एक उपबंध जोड़ा गया जिसमें कहा गया कि बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर को सुरक्षित रखा जाएगा। दोस्तों, इसी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक और उपबंध जोड़ा गया जिसको कहा गया अनुच्छेद 39A। यानी 39A एक अनुच्छेद जोड़ा गया जिसमें कहा गया कि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। यानी समाज के कोई भी लोग हों, अमीर हों, गरीब हों, ऊंची जाति के हों, नीची जाति के हों, इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी को कानूनी सहायता जो है वो समान रूप से मिलेगी, न्याय समान रूप से मिलेगी। जैसा कि हमारे प्रस्तावना में भी कहा गया है न्याय की बात, तो सभी को समान रूप से न्याय मिलेगी। और
उन्हें कानूनी सहायता जो है वो निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। यानी समाज के सभी लोगों को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी व्यवस्था प्राप्त करने का अधिकार है। और ये व्यवस्था कब की गई? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये व्यवस्था की गई। तो दोस्तों, हमने आज नीति निदेशक सिद्धांत के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त की कि नीति निदेशक सिद्धांत की प्रकृति कैसा है, यह कैसे लिया गया, और इसके कुछ शुरुआती अनुच्छेदों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की गई। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसके लिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि कोई इस वीडियो से लेकर कोई परेशानी हो या कोई दिक्कत हो या किसी भी तरह की समस्याएं हों आपके पास पढ़ाई लिखाई से संबंधित या किसी अन्य तरह से, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हम लोग पूरी उसका जो हल है वो पूर्ण रूप से बताएंगे। और इसके अलावा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और आगे के वीडियो से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।